भारी बारिश और बाढ़ की वजह से भारत के जो 8 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उनमें पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, बिहार और उत्तर पूर्व के राज्य शामिल हैं। और अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो ये खबर आपके बारे में है। अगर आप नहीं रहते हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, लेकिन हो सकता है इन तमाम इलाकों में आपके परिवार के बाकी सदस्य रहते हों, हो सकता है आपके दोस्त रहते हों, जानने वाले रहते हों, आपके कोई परिवार का व्यक्ति सदस्य यहाँ पर काम करता हो। इसलिए ध्यान से इसे सुनिएगा। और अभी तो सिर्फ इन राज्यों की बात हो रही है, हो सकता है ये कल अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं आपके साथ भी हो सकता है। इन सारे राज्यों में भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ को मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जोन में रखा हुआ है। तो अगर आप इन इलाकों में खास तौर पर रहते हैं, जो आपको यहाँ रेड अलर्ट जोन दिखाई दे रहा है, तो आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है और हो सके तो अपने अपने घरों से ना निकलिए। अगर आप इन इलाकों में जाने के बारे में सोच रहे हैं, यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपनी इस यात्रा को टाल दीजिए। यहां पर जाना अभी खतरे से खाली नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन राज्यों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश होने वाली है, होगी, और इन राज्यों में बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने की तुरंत जरूरत है। यानी यहां पर जो भी कुछ किया जाएगा बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर किया जाएगा। पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के भी कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट और बाकी राज्यों में येलो और ग्रीन अलर्ट जारी किया जा चुका है। यानी आप समझ लीजिए कि वैसे तो लगभग पूरा भारत ही इस मौसम की चपेट में अब आ चुका है, और ये वो राज्य हैं जहां स्थिति अभी ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन खराब हो सकती है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में 220 मिलीमीटर, उत्तराखंड में 160, पंजाब में 350, हरियाणा में 240, चंडीगढ़ में 160, दिल्ली में 120, पूर्वी राजस्थान में 230, गुजरात में 150, पूर्वी मध्य प्रदेश में 140 और बिहार में 80 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और ये इतनी बारिश है कि इस बारिश ने, इस मौसम ने इन तमाम राज्यों में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सबको घुटने पर ला दिया है। और इनमें उत्तर भारत के राज्यों में इतनी बारिश हुई है जितनी 20 से 25 दिनों में बारिश होती है, उतनी 2 दिनों में बारिश हो गई। तो बड़ी जो बात है वो ये समझिए कि जो बारिश 20 से 25 दिन में होनी चाहिए थी वो 24 घंटे में हो गई है। उदाहरण के लिए दिल्ली में शनिवार से रविवार के बीच 24 घंटों के दौरान ही 153 मिलीमीटर बारिश हो गई। और 41 वर्ष के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब जुलाई के महीने में दिल्ली में ऐसी बारिश हुई हो, और वो भी 24 घंटे के अंदर ही। जबकि हिमाचल प्रदेश के मनाली में 52 साल बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जो सामान्य से 1200% ज्यादा है। और अगले 2 दिन यानी 11 और 12 जुलाई को किन राज्यों में कितनी बारिश होगी वो आप हमारे इस वीडियो विश्लेषण में आज देख पाएंगे। इस समय भी जब हम आपको ये विश्लेषण दिखा रहे हैं, तब भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज़्यादातर नदियां और बांध खतरे के निशान से ऊपर हैं, और कई नदियों में बाढ़ आने से बहुत सारे रिहायशी इलाकों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अकेले हिमाचल प्रदेश में पिछले 48 घंटे में 28 से ज़्यादा गाड़ियाँ और ट्रक बाढ़ के पानी के साथ बह चुके हैं, जबकि राज्य के 7 जिलों में लैंडस्लाइड्स की 39 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं, और इन घटनाओं में 932 सड़कें बंद हो चुकी हैं। सोचिए, 932 सड़कें, मतलब आप समझ लीजिए लगभग 1000 सड़कें बंद हो चुकी हैं, और कुल 6 नेशनल हाईवेज पर आवाजाही इससे काफ़ी प्रभावित हुई है। दुख की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के जिन इलाकों में दिल्ली और दूसरे शहरों से सबसे ज़्यादा पर्यटक छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, वेकेशन के लिए आते हैं, वीडियो बनाने के लिए आते हैं, रील्स बनाने के लिए आते हैं,
और जहां पिछले कुछ वर्षों में अंधाधुंध विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, होटल्स बने हैं, पहाड़ों का सीना खोदकर बड़ी बड़ी सड़कें, होटल्स, दूसरी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उन हिल स्टेशंस और इलाकों में भारी बारिश की वजह से जबरदस्त तबाही हुई है। लेकिन इस बार उत्तर भारत के लोग जो यहाँ वेकेशन के लिए जाते हैं, अब वो लोग इन्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। अब कोई नहीं आएगा। अब सारे देश के वो तमाम सैलानी जो यहाँ जाते हैं, जिन्हें ये इलाके बड़े प्यारे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, जो यहाँ जाकर फोटो खिंचवाते हैं, रील्स बनाते हैं, अब जब इन इलाकों के लोकल लोगों को ज़रूरत है मदद की, अब कोई नहीं आएगा। इस साल के सिर्फ 5 महीनों में 72 लाख लोग हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आए थे और पर्यटन के इस बोझ ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों का इतना बुरा हाल कर दिया कि वहां ब्यास नदी में आई बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क तक टूट चुका है। और हैरानी की बात यह है कि फिर भी अब भी बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने के लिए मनाली और दूसरे हिल स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं और वहां के होटल्स आज भी पूरी तरह से भरे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिले को रेड अलर्ट जोन में रखा गया है और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लोगों से अपील की है कि अभी वो घूमने के लिए उनके राज्य के पहाड़ी इलाकों में ना आएं। हिमाचल प्रदेश की सरकार हाथ जोड़कर लोगों से ये प्रार्थना कर रही है कि भाई थोड़े दिन के लिए यहाँ मत आइए, थोड़े दिन के लिए अपने अतिथियों से कह रही है कि हमें अकेला छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के लिए यहाँ मत आइए। लेकिन इसके बावजूद इस अपील का कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में भी नदियों ने खतरनाक रूप ले लिया है और उत्तराखंड में कई पुल और सड़कों को लैंडस्लाइड्स और बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सड़कें टूटी हैं और पुल को भी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में 11 और 12 जुलाई के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद वहां भी बहुत सारे लोग केदारनाथ और दूसरी धार्मिक यात्राएं करने के लिए अब भी पहुंच रहे हैं, जिनमें 6 लोगों की कल मौत भी हो चुकी है। और आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। घरों में घुस गया, देख सकते हैं ठीक दाईं ओर ये घर हमें सिर्फ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है और इसके चारों तरफ रेत ही रेत भरी हुई है। कितने घर तबाह हुए बाढ़ में? ये तो पार मंगाली के तो हो गए 6-7 घर। हाँ जी, तो यहाँ पूरे 2 मकान भी चले गया पानी पूरे मकान में। आपने कभी जिंदगी में इस तरह का जलस्तर देखा है ब्यास नदी का, खासकर मंडी में? नहीं सर, मेरा जन्म स्थान मंडी में है। 1960 से लेकर आज तक मैंने इतना जलस्तर कभी नहीं देखा। मंडी के तटों में रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह से बाढ़ का जो कहर है झेल रहे हैं? मंडी के लोग जाएं पूरी दहशत में हैं, पूरी रात से कल से पूरी दहशत में है। हमारे यहाँ विक्टोरिया पुल है, विक्टोरिया पुल के साथ है क्लिंग पुल और भी है, वो भी बह गया है। उसके साथ भी लोग बहुत दहशत में है। ब्यास नदी वो अपने उफान पर है। जलस्तर हालांकि कल के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, लेकिन चूंकि पंडो डैम जो है, बांध है, उसके गेट खोले गए हैं, उसके चलते ये 100 साल से भी पुराना आइकॉनिक फुटओवर ब्रिज जो है लगभग यहाँ तक पानी पहुँच चुका था। और लोग बताते हैं कि ऐसी कभी स्थिति हुई नहीं, इतना पानी, इतना जलस्तर उन्होंने नहीं देखा। ये है वो पंचवक्त मंदिर जो पूरी तरह से एक आइलैंड क्षेत्र बन चुका है। आज सावन का पहला सोमवार है। आमतौर पर यहाँ बहुत भीड़भाड़ होने वाली थी, बड़ी मान्यता है, बहुत पुराना मंदिर है। और आज सावन के पहले सोमवार के दिन ही श्रद्धालु तो छोड़िए, भगवान खुद जो है, ये पूरा मंदिर अब इस शहर से पूरी तरह से कट चुका है। अपनी जान को जोखिम में न डालें। नदी का जलस्तर अभी और बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि नदी किनारों से दूर चले जाएं, क्योंकि पानी का जल स्तर एक बार लगातार बढ़ता जा रहा है और रात के समय में और ज्यादा बढ़ सकता है। यानी
अभी आफत कम नहीं हुई है, आफत लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश लगातार इन इलाकों में हो रही है। पॉइंट क्या है जो आप सबको समझना है, वो ये है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब जुलाई के दूसरे हफ्ते में मॉनसून के दौरान हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लगातार बर्फबारी हो रही है। सोचिए, जुलाई के महीने में बर्फबारी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब मॉनसून के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश पूर्वी और मध्य भारत में नहीं बल्कि उत्तर भारत के राज्यों में हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में ग्रीन अलर्ट है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब जुलाई में महाराष्ट्र की ज्यादातर नदियां शांत हैं, लेकिन दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज से पहले मॉनसून के दौरान भारत का मौसम ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन अब यह हो रहा है कि जहां बारिश होनी चाहिए वहां पर सूखा पड़ा है और जहां बारिश नहीं होती है उन इलाकों में बारिश लोगों को भिगो भिगो कर मार रही है। और इस बारिश ने राजधानी दिल्ली जैसे शहर को भी एक दरिया बना दिया है। अब आपको दिल्ली दिखाते हैं। देखिए, पहाड़ों की तो बात अलग है, पहाड़ हमारे कमजोर हो रहे हैं, दरक रहे हैं, वहां मौसम की मार भी ज्यादा होती है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में क्या हो रहा है ये आपको देखना है। यह नक्शा उस दिल्ली का है जो 48 घंटे की लगातार बारिश को भी सह नहीं पाई और बारिश में डूब चुकी है। दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में इस समय पानी भरा हुआ है और दिल्ली अब झीलों का शहर बन गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से जब वो आए थे तो दो बड़े वादे किए थे। पहला ये कि वो दिल्ली के कोने कोने तक पानी पहुंचा देंगे और दूसरा वो दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। और आज जब आप भारी बारिश के बाद दिल्ली की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना ये वादा कुदरत के जरिए पूरा कर दिया है। और आज लोग अलग अलग मीम्स के जरिए, अलग अलग वीडियोस और रील्स के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का काफी मजाक भी उड़ा रहे हैं, इस तरह के वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें 26 झीलें बनके तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया। अब वहां पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है। देश की राजधानियों में 24 घंटे पानी मिलता है, पूरे प्रेशर पे मिलता है, किसी टंकी की ज़रूरत नहीं होती, कोई पंप नहीं लगाना पड़ता। ऐसे ही अब दिल्ली में करके दिखाएंगे, ऐसे ही अब दिल्ली में करेंगे। पानी की सप्लाई दिल्ली के अंदर जैसे विकसित देशों में, बड़े बड़े देशों में, आधुनिक देशों में जैसे सप्लाई होती है, ऐसे ही दिल्ली में करेंगे। शनिवार, रविवार और आज सोमवार तक दिल्ली में औसतन 110 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि शनिवार और रविवार के बीच दिल्ली में 153 मिलीमीटर बारिश हुई थी। और इस तरह की बारिश 41 वर्षों के बाद जुलाई के महीने में पहली बार दिल्ली में देखी गई है। इससे पहले 25 जुलाई 1982 को एक दिन में सबसे ज्यादा 169.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लेकिन इस बार की बारिश ने दिल्ली में सरकार के सारे दावों को बुरी तरह से धो दिया है और अब दिल्ली की हालत ऐसी है कि यहां 54 से ज्यादा इलाकों में जल भराव की जबरदस्त समस्या है, यानी पानी भर चुका है। और इसकी वजह से दिल्ली में 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सोचिए, आज के जमाने में 2023 में हम बात कर रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में, जैसे हम सोचते हैं कि हम दिल्ली को किसी बहुत दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक बनाएंगे, वहां पर बारिश की वजह से 5 लोग मर जाते हैं। और जहां पानी भरा हुआ है इनमें वो रिहायशी इलाके भी हैं जिन्हें आप पॉश इलाके कहते हैं, जहां 10 करोड़ से लेकर 20-20 करोड़ रुपए के मकान आपको मिलते हैं।
उन जगहों पर भी आज बारिश में का पानी भरा हुआ है। आज हम आपको दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये बड़े महंगे इलाके हैं जहां मकान, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, 10 करोड़ रुपए से शुरू होते हैं, लेकिन अब बारिश का पानी इन मकानों में, इन बंगलों में भी पहुंच गया है और बहुत सारे इलाकों में इतना ज्यादा पानी भरा है कि लोग बाहर जाने के लिए नाव की मदद ले रहे हैं। यानी दिल्ली अब वाकई में सिटी ऑफ लेक्स बन चुकी है। आज बड़ा सवाल, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुरुग्राम हो, या बाकी के जो शहर हो, या पंजाब हो, या कोई भी शहर हो, आज उन सब लोगों से हमारा सवाल यह है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के समय में भी उनका इतना जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, आज से हजारों साल पहले। और आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जब आज हमारे पास इंजीनियरिंग है, आज हमारे पास सारे साधन हैं, उसके बावजूद भी हमारे इन तमाम बड़े बड़े शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा ड्रेनेज सिस्टम सड़ चुका है और किसी काम का नहीं है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से तबाही की वजह यह है कि वहां पिछले कुछ वर्षों में अंधाधुंध विकास के लिए पहाड़ों का सीना छलनी कर दिया गया है, पहाड़ों को खोदा गया है, पहाड़ अब इतने कमजोर हो चुके हैं। लेकिन आप सोचिए, दिल्ली में बारिश की वजह से जो बर्बादी हुई है उसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में तो ना कोई पहाड़ है, ना कोई रेगिस्तान है। दिल्ली में आई इस बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है करप्शन। इसलिए इसे कुदरत का कहर मत मानिए, यह है करप्शन का कहर। दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में ऐसी सड़कें भी बारिश के पानी में धंस गईं जो पिछले कुछ वर्षों में ही बनी थी, या जिनका उद्घाटन हाल ही के कुछ महीनों में किया गया है, वो सड़कें भी धंस गईं। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास 1 किलोमीटर से भी लंबी टनल और 5 अंडरपास बनाए गए हैं, जिनका उद्घाटन कुछ दिन पहले ही 18 जून को हुआ था। लेकिन अब इस टनल को पानी भरने के बाद बंद कर दिया गया है। और इसी तरह दूसरे इलाकों में भी नई सड़कें या तो धंस चुकी हैं या पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं। यह प्रगति मैदान का वो टनल है जिसका बड़े जोर शोर के साथ उद्घाटन किया गया था। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल के अंदर जाके इसका मुआयना किया था। लेकिन लगता है उन्हें भी किसी ने यह नहीं बताया कि हमने सुरंग को तो बना दिया है, इस अंडरपास को तो बना दिया है, इसमें रंग बिरंगी चित्रकारी भी कर दी है, यह सुंदर भी बहुत लगता है देखने में। लेकिन इसमें भी हम ड्रेनेज की व्यवस्था करना शायद भूल गए हैं, या फिर ड्रेनेज जो है इसमें इतनी खराब व्यवस्था की गई है कि थोड़ी सी बारिश में भी इसमें पानी भरता है। दिल्ली का मौजूदा जो ड्रेनेज सिस्टम है यह 47 वर्ष पुराना है, यानी वर्ष 1976 का है, जब दिल्ली की आबादी 60 लाख के आसपास हुआ करती थी। लेकिन अब दिल्ली की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है और कई एस्टिमेट्स के मुताबिक तो इससे भी ज्यादा है। लेकिन इन 2.5 करोड़ लोगों के लिए ड्रेनेज सिस्टम जो काम कर रहा है यह वही 1976 का ड्रेनेज सिस्टम है। बड़ी बात यह है कि 28 जून तक दिल्ली के सभी नालों की सफाई होनी थी, लेकिन 30 जून तक इसका सिर्फ 68% काम ही हो पाया, और जो नाले साफ हुए भी वो भी अब बंद पड़े हैं, यानी ब्लॉक्ड हो गए हैं। अब आप अंदाजा लगा लिए कि इसी दिल्ली शहर में, भारत की राजधानी में, G20 समिट होने वाला है लगभग 2 महीने के बाद। और G20 के दौरान, समिट के दौरान, दुनिया के बड़े बड़े नेता यहां पर आएंगे। जो बाइडेन यहां पर आएंगे, व्लादिमीर पुतिन यहां पर आएंगे, शी जिनपिंग यहां पर आएंगे, मैक्रो यहां पर आएंगे। और दुनिया के जो बड़े बड़े नेता जब दिल्ली आएंगे, और सोचिए अगर उस समय दिल्ली में बरसात हो गई तो क्या होगा। दूसरी बड़ी बात, इस बरसात के बाद जो इतनी बड़ी संख्या में सड़कें टूट गई हैं, नाले नदियां बर्बाद हो गए हैं, जो सड़कें धंस गई हैं, क्या हम अगले 60-70 दिन में इन सारी जो सड़कें टूटी हैं इनकी मरम्मत हम कर पाएंगे? क्या हम वाकई सक्षम हैं कि हम G20 जैसे समिट को दिल्ली जैसे शहर में भी होस्ट कर पाएं? यह भारत के लिए भी एक बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है, शर्म का विषय है। अब सोचिए, चलिए दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब दिल्ली के पड़ोस में हम आपको लेकर चलते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जिसे गुरुग्राम को भारत का साइबर सिटी कहा जाता है। लेकिन साइबर सिटी में बारिश के बाद सड़कों पर साइबर सिटी लेक बन गई है, सड़कों पर राफ्टिंग पॉइंट्स बन गए हैं। जिस गुरुग्राम में प्रति व्यक्ति सालाना आय 8 लाख रुपए है, उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर ने पूरी तरह से
दम तोड़ दिया है। और बहुत सारे लोग अभी दिल्ली और गुरुग्राम की तस्वीरों को देखकर इसे कुदरत का कहर बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये भी करप्शन का ही कहर है। गुरुग्राम में पिछले 7 वर्षों में ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने पर 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इस हिसाब से हर साल गुरुग्राम में ड्रेनेज सिस्टम साफ करने पर 140 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज गुरुग्राम करप्शन के पानी में गर्दन तक डूबा हुआ है। इसी तरह दिल्ली में सुएज लाइन, ड्रेनेज सिस्टम और बाढ़ नियंत्रण पर हर साल 1500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन गुरुग्राम की तरह दिल्ली में भी अभी आजकल आपको चारों तरफ झीलें ही झीलें नजर आएंगी। यानी सरकार और सरकारी अफसर भारी बारिश का बहाना लेकर आपसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बारिश के पानी से भरी ये सड़कें झूठ नहीं बोल सकती, ये बिल्कुल सच कह रही हैं। तो इसलिए अगर आपको आज सच देखना है, सच सुनना है और ईमानदारी की खबर देखनी है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें आज की सबसे ईमानदार तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें अपने आप सच कह रही हैं। आप खुद सोचिए, अगर 100 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने के बाद भी दिल्ली और बाकी शहरों का ये हाल है तो ये कितना बड़ा घोटाला होगा। और ये सारा घोटाला आपके पैसे के साथ हो रहा है। सारा घोटाला आप जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स के पैसे के साथ हो रहा है, क्योंकि वो टैक्स का पैसा सही जगह पर खर्च नहीं हो रहा और उसका इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। तो गुरुग्राम भी एक ऐसा शहर है जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं। वहां पर भी एक एक अपार्टमेंट 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ तक का है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज इस शहर में रहते हैं। लेकिन आपने यहाँ के हालात इस समय देख लिए और जैसा मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब सरकारी महकमे अपने काम से जी चुराने लगे। ऐसा तभी हो सकता है जब आपका पैसा सही जगह पर खर्च ना हो रहा हो। और चाहे दिल्ली हो चाहे गुरुग्राम हो, स्थिति बिल्कुल एक ही है। पुराने ज़माने में जब बरसात हुआ करती थी तो लोग शेर व शायरी किया करते थे। पुराने गाने रेडियो पर चलाकर या एफएम स्टेशंस पर सुना करते थे। लेकिन आज जब बारिश होती है तो लोग रील्स बनाते हैं, लोग वीडियोस बनाते हैं और उनके मन में जो कुछ चल रहा होता है उसे व्यंग के तौर पर जाहिर करते हैं। और इसीलिए आज हमने बहुत सारे लोगों के रील्स और वीडियोस निकाले सोशल मीडिया से, ताकि आपको ये समझ में आए कि अब लोग शायरी नहीं करते। अब लोगों का जो अभिव्यक्ति करने का जो तरीका है अपनी, वो है इन वीडियोस के जरिए, इन रील्स के जरिए। अब देखिए, दिल्ली में यमुना नदी जो अक्सर सूखी पड़ी रहती है या फिर अपने प्रदूषण के लिए जानी जाती है, उसने भी सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अनुमान के विपरीत दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज शाम को ही खतरे के निशान को पार कर गया और अब यह जलस्तर हो गया है 205.33 मीटर। और जल स्तर के बढ़ने के 2 कारण हैं। पहला, लगातार हो रही बारिश और दूसरा, हरियाणा का हथनी कुंड बैरेज। यह बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, जिससे यमुना नदी में अब तक 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। और इस बैराज में जब जब बाढ़ आती है तब तब यमुना नदी क्रोधित हो जाती है और इससे दिल्ली के यमुना नदी से लगे रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। यमुना के घाट पे दिल्ली पर मौजूद है और बीते 3 दिनों में दिल्ली में आसमानी बारिश ने आफत मचा रखी है। जो घर पर लोग हैं वो अलग तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कहीं लाइट कट जा रही है, कहीं घरों में पानी चला आ रहा है, कहीं पीने के पानी की समस्याएं हो रही हैं। तो जो बाहर हैं उन्हें इस तरह से ट्रैफिक की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यमुना खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। बाढ़ बारिश का पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है और बीते 24 घंटों में जिस तरह से बारिश हुई है उसने भविष्य को लेकर डर पैदा कर दिया है। अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यमुना का जो स्तर है वो डेंजर मार्क को क्रॉस करने वाला है। अगर अगले 24 घंटे में भी इसी तरीके से बारिश होती रही तो यमुना का स्तर डेंजर मार्क को क्रॉस कर जाएगा और लगभग 30 से 35 हजार लोग जो यमुना के घाट पर रहते हैं उन लोगों को यहां से इवैक्यूएट करना पड़ेगा। यमुना का स्तर इस समय डेंजर मार्क के बहुत पास है। इसका मतलब है कि अगर ये डेंजर मार्क को क्रॉस करता है तो जो आसपास के इलाके हैं वहां पर फ्लड जैसी सिचुएशन आ सकती है।
ये जो आपको बड़ा हुआ स्तर यमुना का नजर आ रहा है, ये हथनी कुंड बराज जो पीछे की तरफ से हरियाणा सरकार द्वारा जिसको खोला गया था उसकी वजह से है। हरियाणा सरकार ने बराज को इसलिए खोला क्योंकि पीछे हिमाचल में बहुत तेज बारिश हुई है और वो जो पानी है वो बहता हुआ बराज तक आया। यहाँ देखिए, ये जो आपको हरियाली नजर आ रही है, ये दरअसल वो इलाका है जिसके पीछे लोग खेती करते हैं, चाहे वो सब्जियां हो या फिर अनाज हो। और बीचों बीच यमुना नदी के मौजूद ये मंदिर इस बात को भी दर्शाता है कि जल स्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे देश में हर साल ऐसे बारिश आती है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोग इसे कुदरत का कहर मानकर सोचकर लाचार होकर घर में बैठ जाते हैं, जबकि ये कुदरत का कहर तो है ही, लेकिन करप्शन का भी कहर है। लेकिन अब बड़ा सवाल आप सबके सामने ये है कि हमारे देश में बारिश और बाढ़ से होने वाली ये बर्बादी कभी चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाती? इसके बारे में हमारे राजनीतिक पार्टियां बात क्यों नहीं करती? उनके घोषणा पत्रों में इसका जिक्र क्यों नहीं होता? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी देश की जनता जब चुनाव में जाती है तो क्या इन मुद्दों पर वोट डालती है? हमारे देश की जनता जाति के नाम पर वोट डालती है, आरक्षण जैसे मुद्दों के नाम पर वोट डालती है, रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर और तमाम मुद्दों के नाम पर वोट डालती है। कई बार धर्म के नाम पर भी वोट डालती है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, ये कब चुनावी मुद्दे बनेंगे और हमारे देश के लोग जागरूक कब होंगे? तो अभी तक ये कभी कोई चुनावी मुद्दा बन ही नहीं पाया। लेकिन अब दिल्ली में इसकी छोटी सी शुरुआत हुई है और दिल्ली के एक इलाके में वहां रहने वाले लोगों ने ही ये कहते हुए शायद पहली बार विरोध प्रदर्शन किया है कि ये जलभराव और बाढ़ मौसम का जादू नहीं है, बल्कि ये सरकार के करप्शन का जादू है। देखिए, इन लोगों की संख्या आज आपको कम लग सकती है, क्योंकि हमारे देश में जब धर्म के नाम पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, सांप्रदायिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, या जब और नौकरी के नाम पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, आरक्षण के नाम पर, जातियों के नाम पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। ऐसे मुद्दों पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता। इन लोगों की संख्या बहुत छोटी है, लेकिन इन्होंने एक नई शुरुआत की है। और यह शुरुआत क्या है? आज पूरे देश को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये दिल्ली के लोग हैं। ये समझ लो कि हमारा जो इन्फेक्शन इतना तगड़ा है, इन्फेक्शन की दवा करें या खाने के लिए लाएं। श्रीनिवासपुरी कॉलोनी है, उसमें ये पानी घुसा था और रिकॉर्ड स्तर पर सैलाब जैसी स्थिति बनी थी। 12 घंटे में ये समझ लो कि पूरा कुछ भी नहीं बचा। मैंने 5 लड़के सामान फेंकने पर लगाए, फिर नाले में ही सामान फेंका है। तो आज हम आपको जागृत करना चाहते हैं, आज हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो मुद्दे हैं, ये असल में आपके जीवन के सबसे बड़े मुद्दे हैं, जिससे आपका रोजगार प्रभावित होता है, आपका घर प्रभावित होता है, आपका मोहल्ला, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वो प्रभावित होता है, आपके हिस्से की सड़कें प्रभावित होती हैं, आपका परिवार प्रभावित होता है। लेकिन फिर भी हमारे देश के जो लोग हैं वो लाचार होकर ये सोच लेते हैं कि ये तो कुदरत का कहर है। ये कुदरत का कहर नहीं है, ये करप्शन का भी कहर है। जब कोई बड़ी बीमारी फैलती है, मान लीजिए जब कोविड फैला था, पूरे दुनिया में फैला था, उस समय वो वाकई कुदरत का कहर था। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जिन देशों ने अच्छी तैयारी करके रखी थी, जिन देशों के पास स्वास्थ्य का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास अच्छे अस्पताल थे, जिनके पास दवाइयां थी, जिनके पास अच्छे डॉक्टर्स थे, अच्छा स्टाफ था, यानी कुल मिलाकर जिन्होंने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अच्छी तैयारी करके रखी थी, वहां के लोगों को फायदा हुआ। और जहां पर स्वास्थ्य को लेकर किसी ने कोई तैयारी ही नहीं करके रखी थी, वहां पर ज्यादा लोगों को परेशानी हुई, वहां पर ज्यादा लोग मरे। इसी तरह ये जो कुदरत का कहर है, ये तो आएगा ही, लेकिन हमारे देश की जो सरकारें हैं, जिन्हें आप चुनकर लाते हैं, उन्हें ये देखना होगा कि जब इस तरह की विपदा आती है तो उनके पास क्या तैयारी है, और कोई तैयारी है भी या नहीं। अब आपको पंजाब के दौरे पर लेकर चलते हैं, जहां कई जिलों में बाढ़ की वजह से हालात उतने ही खराब हैं जितने बाकी जगह पर हैं। पंजाब की घग्गर नदी
खतरे के निशान से 2.5 फीट ऊपर बह रही है और दूसरी नदियों में भी बाढ़ की वजह से लगातार बारिश होने से उनका जल स्तर बढ़ रहा है और इसकी वजह से पटियाला, संगरूर, होशियारपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, लुधियाना और मुक्तसर में हजारों रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं। और पंजाब में इस बाढ़ का मतलब है कि वहां इससे फसल भी बहुत प्रभावित होगी और लाखों किसानों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे आगे चलकर आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। अब पंजाब की तस्वीर देखिए। देखिए, जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं वो कोई नदी या नाला नहीं है, ये यहाँ पे सड़क है और पीछे आप देख सकते हैं ये है AWHO की सोसाइटी और देख सकते हैं किस तरह से लोग अब आवाजाही कर रहे हैं। सीमेंट के बैग लगाए गए हैं पानी को रोकने के लिए, लेकिन हमें बताया गया है 50 के करीब गाड़ियां जो कि डूब चुकी हैं यहाँ पर। आरबी का ऑपरेशन कुछ देर पहले तक यहाँ पे चल रहा था। लोगों से बात करते हैं। पानी तो काफी ऊपर तक आ चुका है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। किस तरह से आप लोग लग रहे हैं दिक्कत हो रही है? मैम बहुत दिक्कत हो रही है। कल मॉर्निंग से 8 बजे से लेके अभी तक लाइट नहीं है घरों में। अगर आप देखें पूरा गांव बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। ये हाई टेंशन वायर है एक्चुअली, अगर आप देखें बिल्कुल ऊपर, बहुत अनसेफ है अभी। जो गांव वाले हैं हमें एक ट्रैक्टर के ऊपर जो कम से कम 60 से 70 घर हैं यहाँ पर जो बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं, लेके जा रहे हैं। ये एक्चुअली एक रोड है, बिल्कुल पानी में डूबी हुई है अभी। गांव वालों का कहना है कि पिछले 24 घंटे से ये लोग जो यहाँ के लोकल अथॉरिटीज हैं, डीसी हैं, उनको फोन करे जा रहे हैं, ना कोई फोन उठा रहा है। इन्होंने वीडियो बनाकर भेजे हैं कि जो सारी रोड है यहाँ पर बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुकी हैं। ये है वो रास्ता जो कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट जाता है, न्यू एयरपोर्ट, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खस्ता हालत है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और उस वजह से अब आप देख सकते हैं कि गाड़ियां लगातार फंसती जा रही हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह पे मोटरसाइकिल पे जो महिला है, जो स्कूटर पे है, उसको पीछे रख दिया गया है और अब यहाँ से बाहर, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसा लग रहा है कि कहीं नदी में खड़े हैं और शायद इसी वजह से दिक्कत आ रही है। पंजाब में हालात किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोपड़ शहर में मौजूद हूँ, तस्वीरें आप देखिए, दुकान, सड़क, सब कुछ जलमग्न हुआ पड़ा है। अब हम आपको ये बताते हैं कि मॉनसून के दौरान उत्तर भारत के जिन राज्यों में सामान्य बारिश भी मुश्किल से हुआ करती थी, इस बार उन राज्यों में आखिर 3 दिनों से नॉन स्टॉप बारिश क्यों हो रही है। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये क्यों हुई है, इसकी वजह क्या है। तो इसकी पहली और प्रमुख वजह यह है कि इस बार मौसम से जुड़ी 2 घटनाएं एक साथ हो रही हैं, जिनमें पहली घटना में मॉनसून प्रणाली की वजह से राजस्थान के ऊपर जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है वो अरब सागर में नमी यानी मॉइस्चर ला रहा है। और जिस समय यह घटना हो रही है तब उस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं, क्योंकि मॉनसून की हवाएं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाला तूफान, इन दोनों घटनाएं जो हैं, ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। तो आप जो यहां देख रहे हैं वो इन दोनों घटनाओं का मिश्रण है। एक तो राजस्थान के ऊपर दबाव क्षेत्र बन गया जिससे अरब सागर में नमी आई है उस क्षेत्र में, और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो एक तरह का तूफान है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से आने वाली तेज गति की हवाएं भूमध्य सागर में नमी लाती हैं और इसकी वजह से बारिश होती है। और क्योंकि अभी ये घटना मॉनसून के दौरान हो रही है और ये दोनों घटनाएं एक दूसरे के साथ चल रही हैं, इसलिए बारिश इस समय रुक नहीं रही। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून, ये दोनों चीजें असल में एक साथ आ गए, ये इनका एक कॉम्बिनेशन बन गया और उस कॉम्बिनेशन की वजह से नॉन स्टॉप बारिश हमारे देश में हो रही है। इससे पहले सिर्फ मॉनसून होता था और मॉनसून की जो बारिश होती थी वो आप उसे अनुभव करते थे, लेकिन इस बार आप ये समझ लीजिए कि ये डबल इंजन की बारिश है। आप डबल इंजन शब्द बहुत सुनते हैं आजकल, ये जो बारिश आप देख रहे हैं ये डबल इंजन वाली बारिश है। इसका एक इंजन है मॉनसून और दूसरा इंजन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब बड़ा सवाल यह है कि यह बारिश आखिर रुकेगी कब,
तो ये रुकेगी तब जब ये दोनों इंजन जो हैं, मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जब ये दोनों कमजोर हो जाएंगे, जब दोनों की भाप निकल जाएगी, जब दोनों का जो ईंधन है वो कम होने लगेगा, जब दोनों का जोर, दोनों की गति कमजोर पड़ने लगेगी, तब ये बारिश रुकेगी। एक और सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली में लगातार बारिश के बाद भी इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। आपने देखा होगा, जो दिल्ली के हमारे दर्शक हैं, जो आसपास दिल्ली के इलाकों के हैं, बारिश जब होती है तो मौसम तो सुहावना हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, लेकिन इस बार इतनी बारिश के बावजूद भी दिल्ली में और आसपास के इलाकों में गर्मी कम नहीं हो रही। अभी भी आपको उतना ही पसीना आ रहा है, यानी बारिश तो बाहर हो रही है लेकिन आपको मौसम में कोई खास बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। तो इसकी वजह है हीट और ह्यूमिडिटी, यानी गर्मी भी बहुत पड़ रही है और उमस भी बहुत ज्यादा है। जब गर्मी के दौरान वातावरण में नमी कम होती है और ऐसे मौसम में अचानक बारिश हो जाती है तो यह बारिश वातावरण को ठंडा नहीं करती, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी की वजह से जमीन की सतह गर्म होती है और जब इस सतह पर पानी पड़ता है तो ये गर्म भाप बनाने का काम करता है, जिससे मौसम ठंडा नहीं होता और गर्मी वैसे के वैसे बरकरार रहती है। दिल्ली में जो ह्यूमिडिटी है वो 80 से 90% की रेंज में इस समय है, इसलिए दिल्ली में लगातार बारिश के बाद भी लोग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं। उसका ये कारण है। फिलहाल दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं और केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है और इन राज्यों में एनडीआरएफ की 39 रेस्क्यू टीम्स भेजी जा चुकी है। अब देखिए, भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां इतनी जबरदस्त बारिश और बाढ़ से यह बर्बादी हो रही है। चीन, जापान, अमेरिका और रशिया जैसे देशों में भी भारी बारिश की वजह से जबरदस्त बर्बादी इस समय हो रही है। ये तस्वीरें चीन के हेनान प्रांत की हैं, जहां एक कपल कार में बैठा था, लेकिन इस दौरान वहां अचानक बाढ़ आ गई जिसमें उनकी गाड़ी पानी के तेज बहाव में फंस गई और फिर ड्रोन की मदद से इन्हें वहां से बचाया गया। इस समय चीन के अलग अलग शहरों से भारी बारिश और बाढ़ की वजह से वहां पर 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि चीन में भीषण गर्मी और भारी बारिश दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। उत्तरी चीन में इस समय जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और मध्य और दक्षिण पश्चिमी चीन में इस समय काफी बाढ़ आई हुई है। चीन की तरह दक्षिण जापान में भी बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग वहां लापता हैं। इसके अलावा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी इस समय भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है और वहां इससे एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। जबकि रशिया का जो सोची शहर है वो भी इस समय बाढ़ में डूबा हुआ है और ये वही शहर है जहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्राइवेट रिजॉर्ट भी है और वो यहां गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर आते रहते हैं। लेकिन इस वक्त ये पूरा शहर भी पानी में डूब चुका है। तो हमने आपको दुनिया भर की तस्वीरें आज दिखाई हैं और आपने यहाँ पर देखा, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो, सब मौसम की मार झेल रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, इन तमाम देशों में भी वैसी ही बाढ़ आ रही है, लेकिन मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो भारत के मुकाबले बहुत ही कम है। भारत में अब तक 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जापान में, चीन में, सब जगह आप देखेंगे वहां पर बाढ़ तो है लेकिन नुकसान भी कम है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने लोगों की जान नहीं जाने देते।
वो अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ नहीं देते हैं। इसलिए वहां पर नुकसान तो हो रहा है, बाढ़ भी है, शहर पानी में डूबे भी हैं, लेकिन लोगों की जान नहीं जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कुदरत का कहर तो है, उससे तो सावधान रहना ही चाहिए, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी सरकारें वो होती हैं जो इस कुदरत के कहर से अपने देश के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को बचाने का हर संभव इंतजाम पहले से करके रखती हैं। और इस सब के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो है शहरों के लिए अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जो कि शायद ही हमारे पूरे देश में अब किसी भी शहर में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, आपको ड्रेनेज सिस्टम अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। हमें अपनी सरकारों पर यह दबाव डालना पड़ेगा कि वो इस तरह के काम हमारे देश के लोगों के लिए करके रखें। जहां तक पहाड़ों की बात है, पहाड़ों में जो कुदरत का कहर है वो तो है ही, लेकिन लालच का कहर भी है। क्योंकि पहाड़ों में लोगों को इतना लालच, इतने पैसे कमाने की जो अंधी दौड़ है, उसकी वजह से उन्होंने पहाड़ों को इतना छलनी कर दिया, इतने होटल्स बने, इतना विकास हुआ, जिसकी वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। और चाणक्य ने एक बार कहा था, धैर्य की अपनी सीमाएं होती हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो ये कायरता कहलाता है।